नमस्कार आप सभी को। आइए आज के इस लेक्चर में देखते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स के एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं, और जो कि काफ़ी जूनियर लेवल से लेकर काफ़ी हायर लेवल तक यूज में आता है, जिसे आप लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली किस प्रकार से न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन दिए गए, और उनको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम उनको अप्लाई करेंगे। अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो सर आइजैक न्यूटन ने 3 नियम यहाँ पर दिए मोशन के लिए, किसी भी बॉडी की मोशन के लिए, जिसमें इनका फर्स्ट लॉ ये कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरे लॉ की अगर बात करें, सेकेंड लॉ, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। एंड थर्ड लॉ commonly known as law of action and reaction। ये 3 नियम यहाँ पर इन्होंने प्रतिपादित किए। अब आइए एक एक करके हम तीनों नियम को समझते हैं यहाँ पर कि ये तीनों नियम कब और कहाँ पर क्या बातें बता रहे हैं, और साथ ही देखेंगे थोड़ा सा कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं और कब ये नियम आपके अप्लाई नहीं हो सकते हैं, जो सबसे मेजर थिंग होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। यहाँ पर इनर्शिया शब्द ये इम्पोर्टेंट होगा, अगर हिंदी में कहें तो ये आपका यहाँ पर जड़त्व है। जड़त्व का मतलब कि अगर कोई बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो जड़त्व सीधे सीधे उसके द्रव्यमान या मास से रिलेट करता है, या आप जिसे आप इनर्शिया कह रहे हैं। अगर हम इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के अंदर वह गुण जिसके कारण वो अपनी ही अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। और यहाँ पर अवस्था से क्या तात्पर्य है, मतलब कि अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब कि एक तो स्टेट होगी रेस्ट की, मतलब कि वो स्थिर अवस्था में है, और दूसरी स्टेट हो सकती है मोशन की। मोशन की भी बात करें तो थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि कोई भी बॉडी मोशन कब कर रही है, मोशन करने के लिए क्या अनिवार्य शर्त है। मान लीजिए कि आप 2 लोग एक साथ चल रहे हैं, किसी भी साइकिल से चल रहे हैं या मोटर कार से चल रहे हैं या किसी भी साधन से अपने चल रहे हैं, या 2 लोग एक साथ पैदल चल रहे हैं। और उस सिचुएशन में आप देखें कि अगर एक व्यक्ति अपने साथ चलने वाले दूसरे व्यक्ति की बात करे और उसको ऑब्जर्व करे, तो उस सिचुएशन में दोनों व्यक्ति चलते हुए भी एक दूसरे को स्थिर देखेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब तक एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तब तक ये कहा जाएगा कि वो रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर 2 वस्तुओं में एक ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, और दूसरा जो है यहाँ पर बॉडी के रूप में, पार्टिकल के रूप में है, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो अगर हम मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई ऑब्जर्वर होगा,
जिसके रिस्पेक्ट में उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अगर दो वस्तुएं एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब कि उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है और एक दूसरे के सापेक्ष वो स्थिर बनी हुई है। भले ही आप अभी देखें उनको, अभी ऑब्जर्व करें, या कुछ समय बाद वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करें, उनकी स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर बनी हुई है और इस कंडीशन में वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं। लेकिन वहीं पर जो ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक, और दूसरा जो है उसके सापेक्ष या उसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है या उसके स्थान में उसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, तब उस स्थिति में उस पहले व्यक्ति के या पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति करती हुई मानी जाएगी। और यहाँ पर इसी बात की चर्चा करेंगे। स्टेट से मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, या उसी को कहते हैं स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन, सतत गति की बात करते हैं। तो अब अगर हम किसी बॉडी की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है ये, तो इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट होगा इसका। जो इसका कंटेंट है जिसे संगत कहते हैं, इसी संगत को, इसी कंटेंट को कहा जाता है बॉडी का मास, जिसे स्मॉल लेटर m या कभी कभी कैपिटल लेटर M, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके इस संगत के कारण इसमें एक गुण है कि अगर इस पर कोई बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी कारक इस पर कार्य नहीं कर रहा है तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आप इसके लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो इसकी स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बाहर से इन्फ्लुएंस इस पर एक्ट ना करे। इन्फ्लुएंस का मतलब फोर्स है, और फोर्स का सीधा सा मतलब है कि इस वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन करने लगे, अर्थात इस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन करने लगे, ऐसा कारक बल कहलाएगा। तो पहला नियम यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया सर आइजैक न्यूटन ने जहाँ से लिया वो है आपका गैलीलियो गैलीली का नियम। गैलीलियो ने सर्वप्रथम ये देखा कि अगर किसी भी वस्तु, उन्होंने जो बात की थी वो केवल गति के लिए बात की थी। गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई वस्तु एक समान रूप से गति की अवस्था में है तो वो तब तक अपनी गति की स्थिति में या अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य कारक उस पर आरोपित ना हो जाए, तब तक उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को न्यूटन ने यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड किया, कुछ सुधार किया, और उन्होंने कहा कि ये केवल गति की अवस्था में ही सत्य नहीं है, बल्कि ये तब उस समय भी सत्य है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है। मतलब कि अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर यहाँ पर रखा है, तो ये तब तक रखा रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स या कोई इन्फ्लुएंस ना लगे, या ये अगर एक समान रूप से इसे गति कर रहा है तो इसकी गति में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य कारक या कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। अब यहाँ पर किसी भी वस्तु की प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, उसमें गति है तो वो धीरे धीरे रुक जाती है। उसका कारण है कि उस पर कुछ न कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स आपका है कि जो एयर का या जो वायु है या जो वातावरण में मौजूद तत्व हैं जिनमें वायु सबसे प्रधान है, उसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है, या आप उसी को कह सकते हैं कि उसका जो घर्षण बल है वो धीरे धीरे उसको स्थिर कर देता है। अगर यही वस्तु निर्वात में गति कर रही हो, निर्वात का मतलब है कि जहाँ पर ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ना तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, और ना ही कोई मैटर हो वहाँ पर, और जहाँ पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर बात करें, आगे हम चर्चा करेंगे कभी इसकी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो 1 हो, तो इस स्थिति में वो जो माध्यम है वो आपका निर्वात कहलाएगा। और अगर इस प्रकार के माध्यम में अर्थात निर्वात में कोई भी वस्तु है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य कारक उस पर ना लग रहा हो, बाह्य बल ना लग रहा हो।
तो पहले नियम में सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया कि ए बॉडी की बात करें, मतलब कि कोई भी पार्टिकल हो सकता है, मस्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूअस मोशन। दो की बात कर रहे हैं, दो स्टेट की। ए बॉडी मस्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कि अपनी अवस्था में लगातार सतत रूप से बनी रहेगी। कौन सी अवस्था है? पहली है स्टेट ऑफ रेस्ट, या दूसरी अवस्था हो सकती है कंटिन्यूअस मोशन की, एक समान गति की। कब तक बनी रहेगी? अनलेस नॉट डिस्टर्ब्ड बाई एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और ये जो इन्फ्लुएंस है, सिंपली इसको कह सकते हैं आपकी ये फोर्स है, कोई बाह्य कारक या बाह्य जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की, तो ये सिंपली आपका फोर्स होगा। मतलब कि कोई भी वस्तु है तो वो लगातार अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या कंटिन्यूअस मोशन में बनी रहेगी जब तक कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, परेशान नहीं करता है, तब तक वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। और ये अवस्थाएं दोनों हैं यहाँ पर। न्यूटन ने जो ये फर्स्ट लॉ लिया, हमने बताया कि ये गैलीलियो का नियम था, और गैलीलियो ने केवल और केवल यहाँ पर कंटिन्यूअस मोशन की ही बात की थी कि अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वो तब तक अपनी गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कारक कार्य नहीं करता है। और न्यूटन ने यहाँ पर ये इस नियम में थोड़ा सा सुधार किया और उन्होंने कहा कि जो रेस्ट की स्टेट है वो भी सत्य है कि वो अपनी स्थिर अवस्था में रेस्ट पोजीशन में तब तक बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य कारक कार्य नहीं करता। और इस नियम को यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। उसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम आया। ये यहाँ पर जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसको एक प्रकार से कह सकते हैं तो ये आपका मेन लॉ होता है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं। मेन लॉ, मुख्य नियम की बात करते हैं। और इस नियम में आप आगे देखेंगे कि चलकर ये जो फर्स्ट लॉ है ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में देखिए क्या कह रहे हैं। सेकंड लॉ में ये कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें तो उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम के जो चेंज की दर है, रेट ऑफ चेंज है, वो उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली कहा जा रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी is equal to the external force। एक्सटर्नल फोर्स की बात करें या बहुत सारे बल हों, फोर्सेज भी कह सकते हैं, फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। मतलब कि उस वस्तु पर जो भी बाह्य बल या बाह्य बल, कई बल हों, उनको अगर मिलाकर बात करें तो जितने भी बाह्य बल हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है उस बॉडी का, रेखीय संवेग परिवर्तन की जो दर है उस पर लगने वाले समस्त बाह्य बलों के बराबर होगी। मतलब कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेज को कैपिटल एफ कह दें और एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सिंपली लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
मतलब कि टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बराबर होगा। अब हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो अगर किसी भी बॉडी में इनर्शिया है और ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में जो इनर्शिया है उस बॉडी के मास के कारण है, और अगर मास के कारण है तो जो लीनियर मोमेंटम है एट एन इंस्टेंट उस बॉडी का, वो उस बॉडी के मास और एट दैट इंस्टेंट उसकी जो वेलोसिटी है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस लॉ की बात करें और इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, और ये कह दें कि अब जो एफ है वो लिखा जा सकता है d/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या है m/v। यहाँ पर जो m है मास, न्यूटन ने इस मास को कहा कि ये मास जो है कांस्टेंट होगा, मतलब कि इस मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पर न्यूटन ने कंसीडर किया, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ हैं। जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात की, इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में हम यहाँ पर मास को कांस्टेंट लेकर चलते हैं, और अगर मास कांस्टेंट है तो F इक्वल टू आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी m को बाहर ले लें dV/dt। ठीक है, और dV/dt ये क्वांटिटी अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। त्वरण जिसे कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल a वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस सिचुएशन में अब जो आपका फोर्स F है वो लिखा जा सकता है m/a के फॉर्म में, और ये सबसे फेमस फॉर्म है कि अगर आपसे कोई भी सेकंड लॉ पूछता है कि सेकंड लॉ ऑफ फोर्स क्या है या न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आप सिंपली लिख देते हैं F इक्वल टू m/a, और ये जो है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रूप में जाना जाता है। जबकि जो ये इक्वेशन लिखी गई है ये एक्चुअल फॉर्म है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब यहाँ पर देखें कि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेन लॉ क्यों कहलाया। हमने कहा कि यहाँ पर जो स्थिति लिखी जा रही है, एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, कि जब आपने एक्सेलरेशन को यहाँ पर पुट किया तो जो ये लॉ आ गया सेकंड लॉ आपका F इक्वल टू m/a के फॉर्म में, नीचे शायद दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो अब देखें यहाँ पर कि इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये मेन लॉ है, मतलब कि इस लॉ में जो फर्स्ट लॉ आपका था लॉ ऑफ इनर्शिया वो भी कंटेंट है। और फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि अगर किसी भी वस्तु पर कोई भी बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में बनी रहेगी, और अगर एक समान गति की अवस्था में है तो वो उस गति की अवस्था में बनी रहेगी। तो अब देखा जाए कि अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें, जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर हम F को मान लें कि 0 है, इफ़ F इक्वल टू 0, तो इस सिचुएशन में अब आप लिख सकते हैं कि जो m/a है ये 0 हो जाएगा। चूंकि बॉडी है इसका मतलब कि उसका मास 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स dV/dt है, dV/dt इक्वल टू 0। और किसी भी क्वांटिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब
कि वो क्वांटिटी यहाँ पर कांस्टेंट बनी हुई है, मतलब कि अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 0 है तो आप ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी v है वो कांस्टेंट है। और यही आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट या कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहेगी। कॉन्टिन्यूअस मोशन कहें या रेस्ट कहें तो v इक्वल टू 0 कांस्टेंट है। और मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस मोशन है, v को मान लें कि यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या इसकी वेलोसिटी से, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी व्यक्ति चला जा रहा है, तो एक नियत राशि है वेग का। इन दोनों ही स्थितियों में ये रूल फॉलो होगा, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो इस सिचुएशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये 0 आएगा, मतलब कि v कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आप 0 भी रख सकते हैं। 0 का मतलब ये हो गया कि ये आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है। और 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन ले लें, उत्तर की दिशा में, तो ये क्या हो गया, स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन। और ये दोनों ही स्थिति तब मिल रही है कब, जब आपने f को 0 रखा है। एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जब एब्सेंट है तब ये स्थिति आ रही है, और यही आपका फर्स्ट लॉ है। मतलब कि सेकंड लॉ आपका मेजर लॉ है, मेन लॉ है, जिसमें आपका फर्स्ट लॉ भी कंटेन हो जाता है। तो ये तो आपका दूसरा नियम हुआ। अब आइए हम तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। सबसे आसान नियम और सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, आप कहीं पर भी अपने जनरल लाइफ में इसको आप फील कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया न्यूटन के द्वारा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप देखें, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि अगर गन से, बंदूक से बुलेट फायर की जाती है तो उस कंडीशन में जितने वेग से बुलेट निकलेगी उसका जो झटका है वो पीछे की तरफ बंदूक पर लगता है, और ये इस लॉ के कारण है। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर कोई क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने का मतलब कि किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं F, तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा को दिखाते हैं निगेटिव साइन से। मतलब कि अगर दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, ये पहली वस्तु है, यहाँ पर दूसरी वस्तु है, ये इस पर अगर फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, तो इसको कह सकते हैं आप कि ये F12 है, जो कि फोर्स फर्स्ट के कारण सेकंड पर लगा, तो सेकंड भी ठीक उतना ही किंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगी, और इसको कह सकते हैं F21। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर F इक्वल टू माइनस F न लिखकर आप लिख सकते हैं सिंपल वे में F12 F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। मतलब कि एक वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं F और उसको आगे की तरफ धक्का देते हैं, तो उतने ही बल से वो पीछे की तरफ आप पर ज़रूर प्रतिक्रिया करेगी, और उस प्रतिक्रिया को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली वस्तु के लिए ये मान लें कि उसका मास m है, m1 कह दें, और जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उसको a1 कह दिया जाए, तो ये निश्चित रूप से इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ सेकेंड बॉडी का मास m2 और उसमें जो उत्पन्न त्वरण है a2, इसके बराबर।
या आप इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर m1 dv1 अपान dt इक्वल टू माइनस m2 dv2 अपान dt। एक्सेलरेशन को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है यहाँ पर। अब यहाँ से आप इसको अगर देखें तो आप देख रहे हैं कि अगर इस लॉ को हम फॉलो करते हैं तो एक बॉडी के अगर यहाँ पर मास, उसकी वेलोसिटी, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पता हो तो उसके मास को निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर इसका यूज होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तीसरा नियम तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ की कमी क्या है, कि कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और कहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि जैसे आप बात करते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ को आपने लिखा F बराबर m इंटू ए, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर आप ये कह दें कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें और ये ऑब्जर्वर खुद ही एक्सेलरेटेड है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी वस्तु पर लगने वाले फोर्स की बात करनी है या उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को देखना है या उसके वेग को देखना है। और सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु ऐसी है जिसका वेग नियत है, कांस्टेंट है, और इस वस्तु को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी व्हीकल पर बैठे हैं जिसकी गति लगातार बदल रही है, मतलब कि जो एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है। मान लीजिए कि किसी ऐसी कार पर बैठे हैं जिसमें एक्सेलरेटर लगाया गया है और उसका वेग निरंतर बढ़ रहा है, और उस सिचुएशन में आप इस वस्तु को जिसका वेग नियत है, नियत होने का मतलब कि या तो वो स्थिर अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था से चल रही है, अगर उस वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब उसमें आप एक्सेलरेशन को देखेंगे। मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और कोई दूसरी वस्तु यहाँ पर रखी है जिसका मास m है और इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v यहाँ पर 0 है, मतलब कि रेस्ट पोजीशन में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इस सिचुएशन में आप अगर यहाँ पर जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब इसके बारे में जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो v इक्वल टू 0 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं एक्सेलरेटेड हैं इस डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये बॉडी आपकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, मतलब कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और यहीं पर अब आपका रिजल्ट, या ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ है वो फेल कर जाएगा, क्योंकि अब अगर आपने इसके एक्सेलरेशन को -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस बॉडी का मास मान लीजिए कि यहाँ पर 2 किलोग्राम है, ये पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि -10 न्यूटन का फोर्स आएगा, जबकि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। बॉडी रेस्ट पोजीशन में है वास्तव में, लेकिन आप मेजर क्या कर रहे हैं, -10 न्यूटन का बल उस पर लग रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि या तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में नहीं है, या तो आपका ऑब्जर्वेशन गलत है, या तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है।
तो बॉडी चूंकि रेस्ट में है, ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। इस बॉडी का वेट भी, मास भी आपको पता है, लेकिन आप स्वयं यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं और आपने ऑब्जर्व किया कि इसका एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये कि इस कारण से आपने मेजर किया क्योंकि आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और इस स्थिति में न्यूटन्स लॉ को आप सही यहाँ पर स्टेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि इस सिचुएशन में न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये यहाँ पर इसकी लिमिटेशन होगी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की, कि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ के केस में ये कहा जाता है कि अगर हम एक्शन एंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो दो बॉडी हैं, तो दो बॉडी का कांटेक्ट में होना अनिवार्य है। अगर हम मान लें कि यहाँ पर ये दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं हैं और इस प्रकार से इस पर फोर्स लगता है कि इसके कारण इस पर कुछ फोर्स लगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर बना दें, एक ट्यूब ले लें पिस्टन टाइप की, और उस सिचुएशन में यहाँ पर एक तरफ से बल लगाएं और बीच में एयर कॉलम है, तो एयर कॉलम के कारण उस पर जो इसकी एक्शन है वो ट्रांसफ़र होगी। तो ठीक उस समय रिएक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी, मतलब कि एट दैट इंस्टेंट व्हेन एक्शन एक्ट रिएक्शन विल नॉट ऑब्टेन। तो इस सिचुएशन में अब ये हुआ कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी हैं, एक्शन एंड रिएक्शन अगर हो रहा है, आपने देखा है ना कि जब कोई भी सैनिक है वो बंदूक को चलाता है, बंदूक को पकड़े हुए है, मतलब कि जो बंदूक है वो एक पार्टिकल है, व्यक्ति दूसरा पार्टिकल है, ट्रिगर दबाया तो फायर हुआ, तो जो बुलेट निकल रही है वो उसके कांटेक्ट में है, और उस पर जो फायरिंग के कारण फोर्स लगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसलिए तुरंत यहाँ पर अपीयर हुआ क्योंकि दोनों बॉडी कांटेक्ट में है। और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो इस सिचुएशन में जो थर्ड लॉ है उसकी ये लिमिटेशन है कि वो एक्चुअल फिनोमेना को नहीं बता पाएगा, मतलब कि न्यूटन थर्ड लॉ में दोनों बॉडी का कांटेक्ट में होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ है चूँकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का है, तो अगर हम एटॉमिक लेवल पर चले जाते हैं तो उस सिचुएशन में अब न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब कि हम अगर क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और उसको वहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी फिनोमेना की बात करनी पड़ती है, तो वहाँ के लिए भी आपका न्यूटन्स लॉ जो है वो करेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूटन्स लॉ के केस में थी, और देखते हैं कुछ और भी चीज़ें अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।